गोरबुज अल्प अभी बताना ही चाह रहे होते हैं कि इसी दौरान रोमी सिपाही वहां पर आ जाते हैं। तो साथ गोरबूज अल्प उस्मान साहब को कहते हैं कि मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि उन्होंने गश्त करने वाले सिपाहियों की तादाद और उनके गश्त को बढ़ा दिया है। जैसे ही उन सिपाहियों की नजर गोरबूज पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि मार्कस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाजंतीनी सिपाहियों की नजर में गोरबूज का नाम मार्कस होता है, क्योंकि बाजंतीनी सिपाही ये जानते हैं कि मार्कस उन्हीं का साथी है। और फिर साथ ही साथ वो सिपाही उस्मान साहब को देखकर कहता है, क्या ये उस्मान साहब हैं? और फिर वो मार्कस से कहता है, इसका मतलब तुम उस्मान साहब के लिए पहले से काम करते आ रहे हो, यानी कि तुम उस्मान साहब के भेजे हुए जासूस हो। और फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उस्मान साहब और गुरबूज को कत्ल कर दो। उस्मान साहब और गुरबूज मैदान से निकलकर दरख्तों की जानिब बढ़ने लगते हैं। उस्मान साहब गुरबूज से कहते हैं, तुम्हें मालूम है ना कि क्या करना है? गुरबूज जवाबन कहता है, जी हाँ, मैं जानता हूं कि क्या करना है। फिर जैसे ही उस्मान साहब और गुरबूज घने जंगल में आ जाते हैं तो वो अपनी सिमत बदल लेते हैं, यानी कि एक तरफ उस्मान साहब और मुख्तलिफ सिमत में गुरबूज चला जाता है। रोमी सिपाही उनका पीछा करते करते उन तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही गोरबूज तक रोमी सिपाही पहुंचते हैं तो पहली मर्तबा ये दिखाया जाता है कि गोरबूज किस अंदाज से लड़ाई करते हैं। नाजरीन, बेहतरीन लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें गोरबूज एक के बाद एक रोमी सिपाही को कत्ल करते चले जाते हैं। उनका हाथ बहुत तेजी से चल रहा होता है। इसके साथ साथ उस्मान साहब की काबिलियत से तो आप लोग वाकिफ हैं। वो एक के बाद एक काफिर को काटते चले जाते हैं। काफिरों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। दिखने में तो ये सिर्फ दो लोग थे, लेकिन ये इस अंदाज से लड़ रहे हैं कि ये हम सब पर भारी पड़ रहे हैं। वहां पर मौजूद तमाम तर रोमी सिपाहियों को कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद उस्मान साहब और गोरबूज दोबारा इकट्ठे होते हैं। गोरबूज उस्मान साहब से कहता है कि मेरा ख्याल है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि अभी तुम कोपरो हिसार किले में नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ मार मराचिक किले में जाओगे और जाकर ये मुलाहिजा करोगे कि आखिर मैंने किस तरीके से उस किले को फतह किया है और अब वहां पर क्या तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि इस खुशी के मौके पर तुम मेरे साथ उस किले यानी कि मार मराचिक किले में मौजूद हो। गोरबूज मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा आपका हुक्म। मैंने तो इस पूरा अरसा में यही बात सीखी है, यानी कि जब से मैं जासूसी का काम कर रहा हूँ, कि सबसे बड़ी नेमत यही होती है कि आप बेफिक्री से अपनी मर्जी का और नहायत लजीज खाना खा सकें, जो कि जासूस होने के नाते बहुत कम ही नसीब होता है। दूसरी तरफ औकतम बे के कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां औकतम साहब के साथ उनकी बेटी अलचीचक और बेंजी खातून भी मौजूद होती हैं। औकतम बे अलचीचक खातून से पूछते हैं, क्या आपके अल्प यानी कि हमारे सिपाहियों ने उस्मान साहब से मुतल्लिक आपको कोई खबर दी है, यानी कि उनके बारे में कुछ पता चला है कि वो कहाँ है? अलचीचक खातून जवाबन कहती हैं कि सिपाहियों की तरफ से ऐसी कोई खबर मौसूल नहीं हुई और अब तक ये भी पता नहीं लगाया जा सका कि उस्मान साहब कहाँ हैं, क्योंकि कल रात तक उनके आने की या उनके कहीं मौजूद होने की कोई खबर मौसूल नहीं हुई। बेंजी खातून मौका देखते ही कहने लगती है कि उस्मान ने अपने तमाम तर राज अपने सीने में छुपा कर रखे हैं। वो कभी किसी को मालूम नहीं होने देता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ आप हैं कि यहाँ बैठे उस्मान साहब का इंतजार कर रहे हैं। अख्तम बे जवाबन कहते हैं कि मैं उस्मान साहब का भी इंतजार कर रहा हूँ और उसके साथ साथ बेअंदर का भी, क्योंकि वो दोनों ही इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं। बेअंदर कहाँ है इस बात की भी कोई खबर नहीं, और मुझे ये लगता है कि उस्मान साहब और बेअंदर ने मिलकर किसी मंसूबे पर काम किया है, और अगर इन दोनों ने मुझे ला इल्म रख कर किसी एक मंसूबे पर काम किया है तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। बेंजी खातून जवाबन कहती हैं कि अब तक उस्मान ने कौन सा कोई सही फैसला लिया हमें लेकर जो वो आगे लेता। बस इस मर्तबा ये देखना होगा कि हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत उस्मान साहब लेकर आते हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि सरदारी खेमे के बाहर से आवाज आती है, एक तैमूर साहब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। औकतम बे उनको अंदर आने की इजाजत देते हैं। जैसे ही एक तैमूर अंदर आते हैं तो अलचीचक खातून एक तैमूर की जानिब देख रही होती हैं। बेंजी खातून अलचीचक खातून से कहती हैं कि अपना सर नीचे झुकाओ और अपनी नजरें भी। फिर एक तैमूर औकतम बे को बताता है कि उस्मान साहब ने आपके लिए सलाम भेजा है और साथ ही साथ आपको दावत पर मदऊ किया है। वो आज रात आपको और बाकी तमाम तर बे को मार मराचिक किले में देखना चाहते हैं। उन्होंने वहां पर आप लोगों के लिए दावत का इंतजाम किया है। औकतम बे को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो एक तैमूर से पूछते हैं कि मार मराचिक किले में ही क्यों? एक तैमूर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मार मराचिक किला अब से तुर्कों का किला है और उस्मान साहब ने मार मराचिक किले को फतह कर लिया है, लिहाजा वो आपको वहां पर देखना चाहते हैं। ये खबर सुनते ही औकतम बे और बेंजी खातून हैरान हो जाते हैं कि उस्मान साहब ने कैसे बगैर बताए
मार मराचिक जैसे बड़े किले को फतह कर लिया। एक्तम और दोबारा औकतम बे को याद दहानी कराते हैं कि उस्मान साहब ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि मैं मार मराचिक किले के अंदर होने वाली दावत पर आपको मदऊ कर सकूं, क्योंकि उस्मान साहब ने रात को दावत का एहतमाम किया है और वो आपके मुंतजर हैं। औकतम बे जवाबन कहते हैं कि मैं निहायत मशकूर हूँ कि उस्मान साहब ने मुझे दावत पर मदऊ किया है। मैं इंशाअल्लाह वहाँ ज़रूर आऊँगा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ फ्रिक बेअंदर को ओलोफ के ठिकाने पर ले जाती है। बेअंदर की आंखों पर बंदी पट्टी को खोल दिया जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो ओलोफ एक कुल्हाड़ा मारता है, जो कि बेअंदर को नहीं, बेअंदर के बिल्कुल साथ एक दरख्त को लग जाता है। इसके बाद ओलोफ बेअंदर से कहता है कि तुमने मेरे सामान पर हमला करवाया, मेरे लोगों को कत्ल कर दिया और मेरे सोने को अपने पास रख लिया। अगर मैं ये समझता कि तुम मेरे दुश्मन हो तो ये कुल्हाड़ा जो इस वक्त दरख्त पर लगा है ये तुम्हारे सर पर लगा हुआ होता। इससे एक बात जाहिर होती है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता, क्योंकि मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। कहीं तुम ये समझ रहे हो कि कुल्हाड़ा मैंने तुम्हारी तरफ मारा, लेकिन मेरा निशाना चूकने की वजह से वो दरख्त पर जा लगा। बेंदर कहता है कि मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। अगर तुम चाहते कि तुम्हारे सोने की मुकम्मल तौर पर हिफाजत की जाए तो तुम हरगिज इस तरीके से इस सोने को यहाँ से मुंतकिल ना करते। लिहाजा तुम्हारा कोई ना कोई मंसूबा जरूर था। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों को छोड़ो और बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। ओलोफ जवाबन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम और मैं मिलकर उस्मान के खिलाफ काम कर सके। बेंदर जब ये बात सुनता है तो कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तुमने मुझसे क्या बात कह दी, और मैं उस्मान साहब की मुखालफत क्यों करूंगा, जबकि उस्मान साहब एक बहुत अजीम इंसान है। मेरे पास कोई एक बहाना मौजूद नहीं जिसकी वजह से मैं उस्मान साहब के मुखालिफ खड़ा हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें बताता चलूं कि मैं हमेशा उस तरफ खड़ा होता हूँ जहाँ फतह की तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। मैं कभी भी हारने वाली जगह या हारे हुए लोगों में मौजूद नहीं होता। और एक और बात, मैं तुम लोगों को वैसे ही नहीं जानता। तुम लोग कौन हो, क्या अज़म रखते हो और तुमने किस मंसूबा बंदी के तहत आगे काम करना है। तो जब मैं तुम लोगों को जानता ही नहीं तो तुम्हारे साथ काम करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। ओलोफ जवाबन कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम उस जगह पर होते हो जहां पर फतूहात या फिर जीतने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ इसीलिए आओ क्योंकि उस्मान के साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि उस्मान को आज नहीं तो कल शिकस्त होगी और वो मारा जाएगा, और फिर यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसकी तरफ आना चाहते हो, क्योंकि उस्मान की हार के साथ साथ तुम्हें भी हारना पड़ेगा। उसके बाद ओलोफ वहां पर मौजूद अपने एक सिपाही जिसका नाम उलुफ होता है उसे इशारा करता है। ओलोफ के इस इशारे पर उलुफ एक खेमे में जाता है और एक थैली निकाल कर बेअंदर के पैरों में गिरा देता है। ओलोफ बेअंदर से कहता है, ये सोनी की अशर्फियों से भरी हुई थैली है। बेअंदर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन जरा सी अशर्फियों की वजह से मुझे खरीद सकते हो। ओलोफ कहता है, तुम्हें मेरी ताकत और मेरी दौलत का अंदाजा नहीं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अभी समंदर बाकी है। ये तो समंदर का सिर्फ एक कतरा है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है।